हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। बहुत टाइम निकाल के और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आज आप लोगों का बायो का फर्स्ट लेक्चर तैयार कर लेती हूँ। तो लेक्चर के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक्स के पेजेस क्लिक करके भेज चुकी हूँ। मुझे पता है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, इतने होशियार आप लोग नहीं हैं, इतना मुझे मालूम है, और बनने की कोशिश भी नहीं करते कि वे पढ़ लें तो कुछ समझ लें। चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ के तो जीवन सफल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं बायो की। मेरे पास आप देख सकते हो एक बायो की हिंदी मीडियम की बुक है और साथ में बायो की इंग्लिश मीडियम की भी बुक मैंने दोनों साथ में रखी है, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में ही डिस्कस करेंगे। तो बायो डिस्कस करने से पहले अगर आप बुक खोलोगे तो बुक खोलने में फर्स्ट चैप्टर के साइड में आपको इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, ये एक साइंटिस्ट की फोटो है और इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना है कि कौन है और इनके बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इनका जो नाम है, इन साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, और ये 1904 से लेके 2004 तक इनका लाइफ स्पैन है। मतलब 1904 में पैदा हुए थे और 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। अर्नेस्ट मेयर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अर्नेस्ट मेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि बायो की जो स्टार्टिंग है, जीव विज्ञान की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिए थे, जो आज भी, मतलब आज के प्रेजेंट डेट में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब क्या दिए थे? उन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक शॉर्टली। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, अलग अलग जोड़ियाँ बनाना। ठीक, इंसानों की, जानवरों की, जंतुओं में भी कई तरह के होते हैं, पेड़ पौधे भी कई तरह के होते हैं। तो यही जो क्लासिफिकेशन है, ठीक, ये दिया था। और साथ में एक दो थ्योरी और है उनकी, जो जैसे जैसे चैप्टर आएगा आप नाम देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। इसके साथ इन्हें बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं। प्राइजेस के लिए देखिए मैंने नोट्स भी बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो मैं इनको पढ़ती हूँ। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन 20th शताब्दी का डार्विन कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का डार्विन। अब डार्विन कौन थे? तो डार्विन भी बेसिकली एक साइंटिस्ट ही थे। डार्विन की जो थ्योरीज हैं, ठीक, वो वर्ल्ड फैम की थ्योरीज है, मतलब पूरे विश्व में उनकी थ्योरीज मान्य है। ये 20वीं शताब्दी के थे। 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई उस टाइम पे इनकी थ्योरी डार्विन की थ्योरी से कंपेयर की गई। ठीक, दूसरा देखिए कि अर्नेस्ट मेयर ने जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। जाति विविधता मैंने आपको बताया कि कैसे हम लिविंग वर्ल्ड को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, यही है जाति विविधता। इंग्लिश में अगर कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्क्रिप्शन या फिर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स किए थे। ठीक, इसके बाद थर्ड देखते हैं कि अर्नेस्ट मेयर ने वैज्ञानिक जाति वर्ग की परिभाषा की अगुवाई की थी। अब ये बड़ी मतलब थोड़ी समझने वाली बात है कि वैज्ञानिक जगत वर्ग की परिभाषाओं का मतलब क्या होता है? डेफिनेशंस। ठीक, तो जो हम पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक चीज़ें पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और क्यों है वो डेफिनेशन, ये सारी अर्नेस्ट मेयर ने ही बताई थी। 1983 में बालजन प्राइज मिला था अर्नेस्ट मेयर को। 1998 में इंटरनेशनल प्राइज मिला था। 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज मिला था। तो इस तरीके से अर्नेस्ट मेयर साहब को बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। उनके बायो में बहुत ज़्यादा उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1,
पार्ट एक जिसका नाम हिंदी में जीव जगत है और इंग्लिश में लिविंग वर्ल्ड है। अब देखिए मैं ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक। बोर्ड का जब पेपर आता है तो आपने देखा होगा कि वो हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं हम नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है, तो भाई जागो, क्योंकि 2000 की सदी चल रही है और इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर कोई चीज़ आप हिंदी में समझ लेते हो तो इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है वो भी समझना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग उठा लेते हैं इसमें से। लिविंग क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग, मुझे लगता है कि 3rd या 4th क्लास में इसका एक चैप्टर है साइंस में। तो 3rd और 4th में आप पढ़ चुके हो कि लिविंग किसको कहते हैं और नॉन लिविंग किसको कहते हैं, है ना। तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना देते हुए बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये कहूँगी कि लिविंग का मतलब होता है जो जी रहा है, ठीक, और नॉन लिविंग जो नहीं जी रहा है। लेकिन क्या हर जीने वाली चीज़ लिविंग होती है और हर ना जीने वाली नॉन लिविंग में आ जाती है? या फिर लिविंग के क्या कैरेक्टर होते हैं, मतलब क्या चीज़ें होती हैं जो उसको लिविंग में डाल रही हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग में डाल रही हैं, ऐसा क्या क्या क्राइटेरिया होता है। इस बात को आप सोचिएगा कि आप खुद जो है लिविंग में आते हैं, है ना। तो आप ऐसा क्या क्या करते हैं कि आप लिविंग में आते हैं। आप सांस लेते हैं, ठीक, आप इतने छोटे थे, पैदा हुए तो इतने बड़े हो गए, और फिर आप इतने विशाल काय रानों टाइप के हो गए हो। तो छोटे से बड़ा होना ये भी एक लिविंग कैरेक्टर हो सकता है। आपकी बॉडी छोटे से बड़े होने के टाइम पे सेल्स डिवाइड हुए हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स इनलार्ज हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो ये भी एक कैरेक्टर है लिविंग का, है ना। तो इस तरह के कई सारे लक्षण या कैरेक्टर जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ें लिविंग में आती है, वह हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग का बाइफिगरेशन या फिर डिवीजन या दोनों में जो चेंजेस हैं, है ना, वो पढ़ना ज़रूरी है इसमें, और उसके लिए आपको किताब को खुद पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं कि जीव जगत कैसे निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, प्राणपाती वन, महासागर, मीठा जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिसमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। इसमें ये बता रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये समझ में आता है कि जो हम वैरायटी ऑफ लिविंग, वैरायटी ऑफ चीज़ें अपने आसपास देखते हैं वो हमें आश्चर्य में डाल देती है। अब हम क्या क्या देखते हैं अपने आसपास, हम देखते हैं पर्वत, पहाड़, नदियाँ, बर्ड्स, पेड़, मकान, इंसान, और बहुत छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके आप बड़े से बड़ा जंतु जानवर देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें आश्चर्य में डालती हैं कि प्रकृति ने कैसे इन्हें बनाया होगा और कब से बनाना शुरू किया होगा कि ये चीज़ें बन पाई हैं। आगे मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, दोनों किताबें सेम हैं, आपको रिलेट कर सकते हैं। द इकोलॉजिकल conflict in cooperation among members of a population and among population and community, or even the molecular traffic inside a cell makes up deeply reflect on what indeed is life. This question has two important questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect what is living. अब इन्होंने यहाँ पर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि जीव
तथा निर्जीव क्या है। जीव निर्जीव दोनों किस किस तरीके की कैरेक्टर दिखाते हैं, हम क्यों जीव को निर्जीव से अलग करते हैं और क्या चीज़ें हैं अलग करने की, यही सब इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 1.1 जीव क्या है। ठीक, तो जीव किस चीज़ को कहते हैं या लिविंग किस चीज़ को कहते हैं, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। मतलब जब हम किसी जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है, तो सबसे पहले हम उसके अभिलक्षण देखते हैं, उसके लक्षणों को देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, है ना। क्या क्या हो सकता है, जैसे कि वृद्धि का मतलब छोटे से बड़ा होना, जनन पैदा होना, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना। पर्यावरण के प्रति संवेदना क्या होती है, देख लीजिए, मतलब गर्मी में बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा किसी जीवित की, सर्दी में उसे सर्दी महसूस होगी कि नहीं, बारिश उसे महसूस होगी कि नहीं। ठीक, मतलब मौसम के बढ़ने घटने से जीव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या वो उस मौसम को बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यही चीज़। ठीक, उसके बाद और उसके अनुकूलन क्रिया करना। अनुकूलन एक नया शब्द आया है, क्लास 4th में अनुकूलन पढ़ा होगा आपने। अनुकूलन को इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि अपने आसपास के आवरण या आसपास के पर्यावरण के हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल लेना। जैसे आपने बियर्स, पोलर बियर की तस्वीर देखी होगी जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं, है ना। तो वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं और दूसरा उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। तो ये बाल क्यों होते हैं? बाल इसलिए होते हैं ताकि वह पोलर बियर को ठंड से बचा सके, गर्मी दे सके। पहले पोलर बियर के इतने बाल नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाद में होने लगे। ऐसा कैसे? ये है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अपने आप को आवरण के हिसाब से ढाल लेना, शारीरिक बदलाव करके। एक और एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा। जिराफ है, इसकी जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है ना। क्यों हो गई इतनी लंबी? ऐसे हो गई इतनी लंबी कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या फिर जो हरी पत्तियां खाते हैं, आपने देखा होगा बकरी को कई बार पेड़ पे पैर रखकर यूं चढ़ के खाती है ना। अब ये जो जिराफ था, ये इतना सीधा ऑर्गेनिज्म माना गया कि ये किसी दूसरे जानवर को हटा के खा ही नहीं पाता, लेकिन भूख तो सबको लगती है। तो इसने गर्दन और उचका के और ऊपर लंबी कर करके खाना शुरू किया। तो जब ज़्यादा लंबी करके खाने लगा तो उसके खुद के शरीर में बदलाव आ गया और क्या हुआ उसका नतीजा कि सिर्फ उसके गर्दन का पोर्शन लंबा हो गया। तो ये है अनुकूलन, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। ये बाहरी आवरण के हिसाब से अपने शरीर में बदलाव ले आना। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जिसको यहाँ पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी। उपापचय बड़ा कठिन नाम है, याद कर लीजिए। उपापचय इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझने में बहुत छोटा सा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में चलने वाली सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हमें जीवित रखती हैं, वह है आपका मेटाबॉलिज्म। जैसे सांस लेने के लिए नाक और आपका हृदय, लंग्स, ये आ गया, ये काम करते रहते हैं। आप सो रहे हो तो भी सांस ले रहे हो, तो ये क्या है? ये आपका मेटाबॉलिज्म है। आपने खाना खाया, आपका खाना पच रहा है, आप सो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि अंदर प्रोग्राम चालू है, बॉडी के अंदर सब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें
जो हमारे जीवन को बनाए रखने में, हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को आगे चलाए रखने में काम करते हैं, वो सारी की सारी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया एक ही शब्द में आती है जिसको उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, और दूसरा हिंदी में यहाँ पर लिखा है स्वयं की प्रतिलिपि बनाना। सेल्फ रिप्लिकेट दो तरीके से होता है, लेकिन एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि इसको रिप्रोडक्शन का नाम दिया गया है, या फिर अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, भाई आप भी अपने माता पिता के सेल्फ रिप्लिकेट ही होगे, सेल्फ तो नहीं लेकिन रिप्लिकेट जरूर होगे, उन्हीं की छाया लेकर इस दुनिया में आए हो, है ना। और आपके माता पिता भी अपने पेरेंट्स की रिप्लिकेट है। इसके बाद है अगला पॉइंट, स्वयं को संगठित करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब वही आ गया कि किस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप की लाइफ बनाना चाहते हैं, बहुत मेहनती लाइफ करना है या आरामदेह करना है, कहाँ रहना है, ज़्यादा ठंडे प्रदेश में, ज़्यादा गर्म प्रदेश में, या समुद्र के पास, या समुद्र के अंदर शिप में। तो ये है सेल्फ रिप्लिकेशन, मतलब पहाड़ों पे रहने की जो जीवनचर्या होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है पठार में रहने से। और इसी तरीके से जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं उनकी जीवनचर्या भी अलग होती है। तो आप कहोगे कि जीवनचर्या क्या है, वो तो नॉर्मल ही है कि बस वो सुबह उठे, नाश्ता किया, दोपहर में फिर खाना खा लिया और रात में फिर खा लिया, तो उसमें क्या बदलाव है। वो भी शादी कर लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं और बूढ़े होते हैं मर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेन चीज़ है वो ये है कि जीवन जीने के लिए जो आप खाना खा रहे हो उसकी आपने पैदावार कहाँ से करें। जैसे कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, पहाड़ काट के और फिर फसल उगाते हैं, बड़ी मेहनत का काम, बहुत मेहनत का, पहाड़ को काटना, फिर उसमें खेती करना और उसकी सुरक्षा करना, फिर उसमें से पहाड़ों के मौसम हर मिनट बदलते रहते हैं और किस तरीके से सारा कुछ खेती का इकट्ठा करके अपने पास रखना, ये बहुत बहुत मेहनत का काम होता है। पठारों में इतनी दिक्कत नहीं होती है। अब जो लोग समुद्र के पास रहते हैं उनका क्या समस्या होती है, उनकी समस्या होती है मौसम। वहाँ का मौसम सम जलवायु का होता है, मॉडरेट वेदर होता है कि कभी भी गर्मी, कभी भी बहुत गर्मी हुई तो बारिश हो जाएगी तुरंत। आप निकले हैं घर से, आपको क्या पता बारिश हो रही है, हाल बारिश हो गई हो, ठीक, बारिश हो गई, ठीक है, बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हर बार उनको पता है कि वो कब बीमार पड़ सकते हैं, बारिश हो सकती है, वो अपना इंतज़ाम करके चलते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। फिर खाने का, पहाड़ों के लोग पहाड़ी सब्जियां खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। आसाम के लोग देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में भी चावल चलता है। आप लोग नहीं खाते हो, हम लोग पठार में रहते हैं, हम लोग नहीं खाते चावल, हम लोग तो रोटी वाले भाई, रोटी ना मिले तो लगता है खाना नहीं खाया। इसी तरीके से जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो भी चावल खाते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसलिए है कि पहाड़ों पर और समुद्र के पास पैदावार किस चीज़ की है। पैदावार वहाँ पर है गेहूँ की, वहाँ पर है चावल की, यहाँ पर है गेहूँ की। तो जो चीज़ हमें मिल रही है आसानी से, हमें उसी की आदत पड़ गई, तो हमने अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लिया है कि हमें किस तरीके से अपने आप को चेंज करना है या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ बनाकर रखना है। इसके बाद देखिए, अब हम लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसको पढ़ने की और कोशिश कर लेते हैं कि वृद्धि क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या है। तो ये आगे के टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।